नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जाइए उसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों के साथ वो वीडियो जरूर शेयर करना। तो आज का पहला सवाल है, यहाँ पे बात किया जा रहा है, एक मिनट जाइए, इसमें बात किया जा रहा है कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर जब ये सवाल आया था तो क्या हुआ था कि जो पेपर इंग्लिश में, जो हिंदी में था और इंग्लिश में, तो इंग्लिश में वहाँ पर था ये मनी बिल, ठीक है, और आयोग ने इसको वित्त विधेयक ना मान के धन विधेयक ही माना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई थी आयोग से फिलहाल। तो यहाँ पर वित्त विधेयक मत मानना आप लोग, धन विधेयक के बारे में यह सवाल पूछा गया है, तो ध्यान देना, इसको वित्त विधेयक मत पढ़ना। ये इसको वित्त को आप रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे होना चाहिए था धन विधेयक, ठीक है। मैं लिख देता हूँ धन विधेयक, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो आप सभी को दिख रहा है, यानी कि यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। किसके बारे में? धन विधेयक यानी कि मनी बिल, ठीक है। अनुच्छेद 109 खंड 1 में कहा गया कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अतः धन विधेयक यानी मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? आसान सवाल है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। ध्यान से सुनना, संविधान के अनुच्छेद 118 खंड 4 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थित के संदर्भ में अनुच्छेद 118 खंड 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थित में संयुक्त बैठक में लोकसभा की उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उप सभापति अध्यक्षता करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। यानी कि अगर बात करें तो संयुक्त बैठक के संदर्भ में 118 अनुच्छेद में ये बात कही गई है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। 118 खंड 4 में कहा गया कि उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, यानी स्पीकर। और 118 अनुच्छेद 118 खंड 4 में, 4 नहीं माफ करिए 3 में ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि स्पीकर या अध्यक्ष उस समय अनुपस्थित है तो उसके संदर्भ में कौन उस चीज की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भारत में संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। ध्यान देना, संसद की लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। उनमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, ठीक है। 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, यानी जो इसके अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष ही नियुक्त करता है। या केंद्र सरकार के विभागों एवं मंत्रालयों के लेखाओं की जांच कर उन्हें संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। कौन? लोक लेखा समिति का जो काम है उसके बारे में बात किया जा रहा है। यह समिति भारत सरकार के विभिन्न विभागों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा जा रहा है कि लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य कितने होते हैं? अभी हम लोगों ने बात किया, तो बी होगा, यानी लोकसभा का 15 सदस्य, राज्यसभा का 7, टोटल 22, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 122 में ये बात है, ठीक है, कि संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। ये चीज ध्यान देना, 122 है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? देखो, ये सवाल जब आया था उस वक्त, ठीक है, उस वक्त तो उस समय न्यायाधीश सिर्फ 25 हुआ करते थे, लेकिन आज की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर तकरीबन 34 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है।
जहाँ पे होना चाहिए था 34। ठीक, खैर कोई बात नहीं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछे जाने का संभावना एकदम है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो उच्चतम न्यायालय संशोधन 2019 के अनुसार वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जो है समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। ये चीज ध्यान देना, 34 है। और जब भी वीडियो देखना तो तुरंत गूगल पे एक बार जरूर सर्च कर लिया करो, क्योंकि ये सब चीजें अपडेटेड चीजें होती हैं। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, यानी खाली हो, अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है? 126 अनुच्छेद में है। तो इस चीज को ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यायाधीश से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, उच्चतम न्यायालय से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाए तो ये जान लो कि ज्यादातर वो पूछे जाने का संभावना होता है अगले एग्जाम में। अगला सवाल है आप सभी के सामने कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लो, क्या है इसमें, मतलब और भी क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो सही उत्तर होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ जो है उसकी, परामर्श मतलब उसकी राय के साथ राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगर हम बात करें तो ध्यान देना, इसमें काफी इंपॉर्टेंट जवाब है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की जाती है। ये चीज ध्यान देना, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। समझ में आया कि नहीं? आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है कि इस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। अब मैं इस चीज को आपको बढ़िया से समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 134A उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। यदि उच्च न्यायालय किसी मामले में अनुच्छेद 134A के तहत यह प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के निर्वाचन का प्रश्न अंतर्वर्लित है, तो अनुच्छेद 132 के तहत उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में की जाएगी। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134A को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। समझ में आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को एक बार फिर से सुनना। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्याय विवादों के मत। ठीक है, तो इसमें है कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। केशवानंद भारती केस जो है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग कभी बढ़िया विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, बुनियादी ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं आपको उसके बारे में बात किया जा रहा है, जिसका अनुमोदन यानी कि अनुमोदन जो है मिनर्वा मिल्स के बाद भी किया गया, यानी कि जो मिनर्वा मिल्स केस हुआ था उसके बाद भी इस चीज को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना। तो और आगे चल के हम लोग केशवानंद भारती केस के बारे में बढ़िया से बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें बात किया जा रहा है और इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनहित याचिका से। अब ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म यद्यपि न्यायिक पूर्वालोकन यानी जुडिशियल रिव्यू और जनहित याचिका दोनों से संबंधित है। यानी अगर बात करें तो न्यायिक सक्रियता जो है दोस्तों, इससे भी संबंधित है और इससे भी संबंधित है, दोनों पॉइंट संबंधित है। लेकिन ध्यान सुनना, जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता यानी जनहित याचिका के माध्यम से ही, ध्यान सुनना, न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन के रूप में वाहक में उभरती है। तो यानी कि देखो, अगर उत्तर की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों सही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी उत्तर अगर देखा जाए तो जनहित याचिका ही सही होगा न्यायिक सक्रियता के संबंध में। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया कि जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की
वाहक के रूप में उभरती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, उससे संबंधित वीडियोज़ आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।